नमस्कार दोस्तों, श्री राम आदर्श स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपना गोलीय दर्पण चल रहा था जिसमें अपन ने गोलीय दर्पण को समझ लिया था। ठीक है, अब इस गोलीय दर्पण में जो परावर्तन होते हैं उन परावर्तनों को समझने के लिए या उन परावर्तनों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए जिस चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं उस चिन्ह परिपाटी को अपन पढ़ेंगे। उस चिन्ह परिपाटी का नाम है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में अपन कार्तीय चिन्ह परिपाटी को पढ़ेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की। अब इस चिन्ह परिपाटी के माध्यम से ही अपन गोलीय दर्पण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, गोलीय दर्पण का जो परावर्तन होता है उस परावर्तन से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन सभी को अपन इसी कार्तीय चिन्ह परिपाटी के माध्यम से समझते हैं। तो अपन आज की वीडियो में कार्तीय चिन्ह परिपाटी को समझेंगे कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ठीक है। देखो, जो गोलीय दर्पण होते हैं उन गोलीय दर्पणों में परावर्तन को समझने के लिए अपन इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। मान लीजिए ये एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। क्या है? ये कोई खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, कोई खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग है। अगर इस खोखले कांच के गोले पे मैं रजत पॉलिश कर दूं किसी भी पृष्ठ पर, तो ये जो खोखला कांच का कटा हुआ गोला है ये एक दर्पण की भांति अर्थात गोलीय दर्पण की भांति व्यवहार करने लग जाएगा यदि किसी एक पृष्ठ पर, चाहे बाहर वाले पृष्ठ पर चाहे अंदर वाले पृष्ठ पर क्या कर दी जाए, रजत पॉलिश कर दी जाए। तो ये पृष्ठ कैसे व्यवहार करने लग जाएगा? गोलीय दर्पण की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। ठीक है। और इस गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का, किसका? इस गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र बिंदु होगा, जिसको आप सभी जानते हैं क्या कहते हैं इसके केंद्र बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है। अब ये जो गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग है, ये जो गोलीय दर्पण है वो जिस खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग है उस खोखले कांच के गोले का जो केंद्र होगा, क्या होगा? जो केंद्र होगा उस केंद्र को क्या कहेंगे अपन? वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है। अब इस वक्रता केंद्र और इस ध्रुव से होकर जो रेखा गुजरती है उस रेखा को अपन क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। ये अपना गोलीय दर्पण होगा और ये गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है। अब अपनी आती है कार्तीय चिन्ह परिपाटी, जिसमें आपको जो विशेष बात मैं आपको बताने वाला हूँ कार्तीय चिन्ह परिपाटी से संबंधित वो बात आपको याद रखनी है। ठीक है। तो देखो, ये अपना गोलीय दर्पण है। अब इस गोलीय दर्पण से जो इधर वाला भाग है वो इसका कौन सा भाग हो जाएगा? बायां भाग हो जाएगा। और इस गोलीय दर्पण के इधर वाला जो भाग है, इस ध्रुव के इधर वाला जो भाग है वो इसका कौन सा भाग हो जाएगा? दायां भाग हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, कार्तीय चिन्ह परिपाटी में पहली बात आपको क्या याद रखनी है? ठीक है। अब देखो, ये अपना क्या है? मुख्य अक्ष है। अब इस मुख्य अक्ष पर, किस पर? इस मुख्य अक्ष पर जितनी भी दूरियां होंगी, इस मुख्य अक्ष पर जितनी भी दूरियां होंगी, जैसे इसकी फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी क्या होती है? जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी गोलीय दर्पण पर टकराती है तो टकराने के पश्चात ये प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अपनी ये प्रकाश की किरण, इससे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण इस गोलीय दर्पण पर आपतित हुई और आपतित होने के पश्चात इस प्रकार से परावर्तित हो गई। ऐसे ही कोई प्रकाश किरण इस गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और आपतित होने के पश्चात ऐसे परावर्तित हो गई। अब ये जो प्रकाश किरणें हैं परावर्तित होने के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है। एक बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है। अब इस फोकस और इस ध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है उस दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो ये इस प्रकार की जो दूरियां होती हैं, जैसे फोकस दूरी हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई, ये जो इस प्रकार की दूरियां होती हैं वो अपने गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष पर जो इस प्रकार की दूरियां होती है, जैसे कौन कौन सी? फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या
त्रिज्या, इस सभी दूरियों को मुख्य अक्ष पर अपन ध्रुव से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं? सभी दूरियों को कहाँ से मापा जाता है? इस गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापेंगे कि भाई इसकी, जैसे मान लीजिए अपन को इसकी फोकस दूरी मापनी है, तो फोकस दूरी अपन कहाँ से मापेंगे? एक पॉइंट तो ध्रुव से लेंगे, तो यहाँ से अपन इस दर्पण की फोकस दूरी को मापेंगे। तो गोलीय दर्पण पर जितनी भी दूरियां होंगी उनको मुख्य अक्ष पर अपन कहाँ से मापेंगे? दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। कहाँ से नापेंगे? दर्पण के ध्रुव पर मापेंगे। तो पहला बिंदु क्या हो गया? मुख्य अक्ष के अनुदिश सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। कहाँ से मापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जैसे दूरियां कौन कौन सी हो गई? जैसे वक्रता त्रिज्या हो गई। वक्रता त्रिज्या भी एक प्रकार की दूरी है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की जो दूरी हो गई वो क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या हो गई। तो वक्रता त्रिज्या भी एक प्रकार की क्या है? दूरी है। फोकस दूरी भी क्या है? एक प्रकार की दूरी है। तो ये फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, जितनी भी सभी दूरियां होंगी वो मुख्य अक्ष पर कहाँ से मापी जाएंगी? दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी में सबसे पहली बात यही है कि जितनी भी सभी दूरियां हैं वो सभी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। अब देखो दूसरी बात क्या है इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी में। देखो दूसरी बात, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का अपन को किसी दर्पण पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उस वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। मतलब दूसरी बात क्या याद होगी? याद रखनी होगी, बिंब को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उस दर्पण में जो बिंब होगा उस बिंब को कहाँ रखेंगे? दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। ठीक है, ये अपनी कार्तीय चिन्ह परिपाटी में दूसरी बात है जो आपको याद रखनी है। अब देखो अगली बात क्या है, आगे आपको इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी में क्या याद रखना है। देखो ये अपना गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये इस गोलीय दर्पण का ध्रुव हो गया, ये इस गोलीय दर्पण का क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो रेखा गुजरती है वो क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, अब इस मुख्य अक्ष पर जितनी भी दूरियां हैं उन दूरियों को कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी की प्रथम बात। और दूसरी बात, अब इस दर्पण पर जो बिंब रखा जाएगा जिसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है वो उस बिंब को कहाँ रखेंगे? हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। ठीक है, ये आपको दूसरी बात याद रखनी है कि बिंब को हमेशा कहाँ रखते हैं? दर्पण के बाईं और रखते हैं। अब देखो कार्तीय चिन्ह परिपाटी में तीसरी बात क्या है। देखो अब ये जो दर्पण के इधर वाला भाग है वो कौन सा है? बायां भाग। और ये इस दर्पण के ध्रुव से जो इधर वाला भाग है वो कौन सा है? दायां भाग है। ठीक है, तो अब देखो, अब इस दर्पण के मुख्य अक्ष, क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब इस दर्पण के मुख्य अक्ष पर बाईं ओर जितनी भी दूरियां होंगी, मुख्य अक्ष पर स्थित बाईं ओर जितनी भी दूरियां होंगी, मतलब इधर जितनी भी दूरियां होंगी, इस भाग में जितनी भी दूरियां होंगी, बाईं साइड में जितनी भी दूरियां होंगी, उन सभी दूरियों को अपन ऋणात्मक लेते हैं। कैसे लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। अर्थात दर्पण की मुख्य अक्ष के अनुदिश बाईं ओर की सभी दूरियों को कैसी होती हैं? सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और दर्पण के दाईं ओर जितनी भी दूरियां होती हैं, दर्पण के दाईं ओर जितनी भी दूरियां होती हैं वो सभी दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। तो ये तीसरी बात आपको याद रखनी है कि दर्पण के बाईं ओर की जो दूरियां होंगी वो कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। और दाईं ओर जितनी भी दूरियां होंगी वो सभी दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। कैसी होंगी? धनात्मक होंगी।
अब मान लो जैसे इसको और कैसे याद रख सकते हैं, मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष को अपन एक्स अक्ष मान लें, क्या मान लें, एक्स अक्ष मान लें, और इस एक्स अक्ष का मध्य बिंदु अपन क्या मान लें, पी को मान लें, इसके दर्पण के ध्रुव को माप लें, पी को मान लें। तो दर्पण के ध्रुव अर्थात इस एक अक्ष के मध्य बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां तो कैसे होंगी, ऋणात्मक, और इस एक्स अक्ष के दाईं ओर अर्थात दर्पण के या इस एक्स अक्ष के मध्य बिंदु P के दाईं ओर की जो सभी दूरियां होंगी वो कैसे होंगी, धनात्मक होंगी। कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। तीसरी बात आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी में ये याद रखनी है, ठीक है। अब देखो ये हो गया एक्स अक्ष का अनुदेश, ठीक है। अब इस एक्स अक्ष या इस मुख्य अक्ष पर ऊपर की ओर जितनी भी दूरियां होंगी, कैसे, ऊपर की ओर जितनी भी दूरियां होंगी, ये सभी दूरियां कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। और इस मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जितनी भी दूरियां जो होंगी वो कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी है जिसका अपन को निम्नलिखित 4 बातें याद रखनी है, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूं, ये अपना कोई गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण का ये अपना मुख्य अक्ष है। अब इस मुख्य अक्ष पर जितनी भी दूरियां होंगी, जैसे उसकी वक्रता त्रिज्या है, उसकी फोकस दूरी है, या उसके बिंब की दूरी है, वो सभी दूरियां जो हैं वो कहाँ से मापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। कहाँ से मापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। ये प्रथम बात हो गई। दूसरी बात, अब दर्पण पर जिस वस्तु का या जिस बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, उस वस्तु को हमेशा इस दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा, मतलब यहाँ रखा जाएगा। ये आपको दूसरी बात हो गई, ठीक है। अब ये जो मुख्य अक्ष है, ठीक है, क्या है, ये मुख्य अक्ष है। अब मान लीजिए इस मुख्य अक्ष को अपन एक्स अक्ष मान लेते हैं, और उस एक्स अक्ष का मुख्य बिंदु या मूल बिंदु क्या हो गया, P हो गया, या उसका मध्य बिंदु क्या हो गया, एक्स अक्ष का P हो गया। अब मान लीजिए ये कोई अपना एक्स अक्ष है, ये इसका मध्य बिंदु है P। अब इधर वाला जो भाग है वो दायां भाग हो जाएगा, और इधर वाला जो भाग है वो बायां भाग हो जाएगा। तो इस एक्स अक्ष के बाएं भाग में जो दूरियां होंगी वो कैसी दूरियां होंगी, ऋणात्मक होंगी। और इस एक्स अक्ष के दाएं भाग में जितनी भी दूरियां होंगी वो कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। अर्थात दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियों को अपन ऋणात्मक लेंगे, और दर्पण के दाईं ओर की सभी दूरियों को अपन कैसे लेंगे, धनात्मक लेंगे। मान लीजिए अपन को दर्पण के बिंब की दूरी लेनी है, तो बिंब कहाँ स्थित है, दर्पण के बाईं ओर स्थित है। तो दर्पण के बिंब और ध्रुव के मध्य की जो दूरी होगी वो दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। अगर इस दर्पण के बिंब का प्रतिबिंब दाईं ओर प्राप्त हो रहा है, कहाँ प्राप्त हो रहा है, दाईं ओर प्राप्त हो रहा है, तो उस प्रतिबिंब और ध्रुव के मध्य की जो दूरी होगी वो कैसी होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि प्रतिबिंब दाईं ओर स्थित है और दाईं ओर की सभी दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। ये आपकी तीसरी बात हो गई। अब देखो चौथी बात कार्तीय चिन्ह परिपाटी में जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के जो ऊपर वाली दूरियां होती हैं वो सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, और इस मुख्य अक्ष के जो नीचे वाली दूरियां होती हैं वो सभी ऋणात्मक होती हैं। कैसे होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। ये अपनी कार्तीय चिन्ह परिपाटी है। अब इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी को मैं आपको अलग अलग दर्पण अर्थात अवतल और उत्तल दर्पण में भी समझा देता हूं, ठीक है। देखो अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं अपन। अवतल दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ठीक है, वही है जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी में समझाई थी, वो दोनों दर्पणों में एक जैसी होती है। अब इसको थोड़ा अलग अलग करके समझ लेते हैं अपन। मान लीजिए ये कोई गोलीय दर्पण है। अब ये गोलीय दर्पण अवतल दर्पण कब बनेगा, जब इसके बाहरी पृष्ठ पर अपन क्या कर दें, पॉलिश कर दें। कौन से पृष्ठ पर पॉलिश कर दें, इसके बाहरी पृष्ठ पर रजत पॉलिश कर दें, तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। कौन सा दर्पण बन जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। और इसका जब बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश करी जाएगी तो अंदर वाला जो पृष्ठ है वो पृष्ठ कैसे व्यवहार करेगा, परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा, सभी जानते हैं, ठीक है। तो अब ये कौन सी युक्ति बन गई अपनी, अवतल दर्पण की युक्ति बन गई। अब इस अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसका केंद्र बिंदु जो है उसको क्या
कहते हैं अपन? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ये जो गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, जिस खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग है, उस खोखले कांच के गोले का जो केंद्र है, उसका केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। और इस वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव से होकर जो रेखा गुजरती है, उस रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये सभी आप जानते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी थी, उस कार्तीय चिन्ह परिपाटी में मैंने आपको बताया था कि जो दर्पण होंगे, जैसे ये अपनी कोई दर्पण था, इसका ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी में मैंने बताया था कि दर्पण पर जितनी भी दूरियां होंगी मुख्य अक्ष के अनुदिश, किस पर? मुख्य अक्ष के अनुदिश। इस दर्पण में जितनी भी दूरियां होंगी, उन दूरियों को कहाँ से मापेंगे अपन? दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। तो उसी प्रकार से अपने ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में इस मुख्य अक्ष के अनुदिश जितनी भी दूरियां होंगी, उन दूरियों को कहाँ से मापेंगे? दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे? दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। ठीक है, और दूसरी बात कार्तीय चिन्ह परिपाटी में क्या थी कि जो बिंब होगा, उस बिंब को हमेशा कहाँ रखेंगे? दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? दर्पण के बाईं ओर रखेंगे, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो। अब मान लीजिए ये अपना अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण में मैं बिंब, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाह रहा हूं, तो उस वस्तु को कहाँ रखूंगा मैं? दर्पण के बाईं ओर। तो मान लीजिए मैंने इस वस्तु को दर्पण के बाईं ओर यहाँ रख दिया। ये क्या हो गई? वस्तु हो गई, या इस वस्तु को क्या कह सकते हैं अपन? बिंब कह सकते हैं, जिसका अपन को प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी में था दूसरा पॉइंट कि जिस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, उस वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। तो मैंने इस वस्तु को कहाँ रख दिया? दर्पण के बाईं ओर रख दिया, अर्थात बिंब को कहाँ रख दिया? दर्पण के बाईं ओर रख दिया। ठीक है, अब देखो इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी की प्रथम बात पर अपन वापस जाते हैं। प्रथम बात थी कि दर्पण की जितनी भी दूरियां होंगी, उन दूरी को, अर्थात मुख्य अक्ष के अनुदिश जितनी भी दूरियां होंगी, उन सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे? दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। अब बिंब रखा अपनी बाईं साइड, यहाँ रखा है बाईं साइड। अब इस बिंब की जो दूरी होगी, उस दूरी को कहाँ से मापेंगे? दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। तो इस ध्रुव से इस दर्पण की जो दूरी होगी, वो इस अवतल दर्पण की बिंब दूरी होगी। क्या होगी? अवतल दर्पण की बिंब दूरी होगी। ठीक है, ये हो गया। और देखो कार्तीय चिन्ह परिपाटी में अब तीसरी बात थी कि जो बाईं ओर की जो दूरियां होती हैं, जैसे ये अपन का क्या हो गया? मुख्य अक्ष, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? एक्स अक्ष। अब इस एक्स अक्ष का केंद्र बिंदु हो गया अपना P, ध्रुव हो गया। अब ध्रुव के इधर वाला जो साइड है, बायां साइड है, इस बाएं साइड में जितनी भी दूरियां हैं, वो कौन सी दूरियां हैं? ऋणात्मक होंगी। और इसके दाएं साइड में जितनी भी दूरियां हैं, वो कैसे होंगी? धनात्मक होंगी। ठीक है, अब देखो, अब अपन ने इस वस्तु को कहाँ रखा है? दर्पण के बाईं साइड रखा है। तो बिंब की जो दूरी होगी, मतलब बिंब की दूरी क्या होगी? जो ध्रुव और बिंब के मध्य जो दूरी होगी, वो क्या होगी? इसकी बिंब दूरी होगी। अब ये जो बिंब दूरी होगी, ये आप बताओ कि धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी? अब चूंकि बिंब अपना बाईं साइड रखा है, और बाईं साइड में दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। तो अवतल दर्पण में हमेशा अपन को याद रखनी है कि जो बिंब की दूरी होगी अवतल दर्पण में, किस दर्पण में? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में बिंब की जो दूरी होगी, बिंब की जो दूरी होगी, वो हमेशा ऋणात्मक होगी। कैसे होगी? हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि कार्तीय चिन्ह परिपाटी में क्या पढ़ा था अपन ने कि मुख्य अक्ष के अनुदिश, अर्थात ध्रुव, यदि मुख्य अक्ष को क्या माना जाए? एक्स अक्ष मान लिया जाए, और उसके ध्रुव को उसका केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु मान लिया जाए, तो इस मध्य बिंदु के बाएं साइड की जो दूरियां होंगी, वो ऋणात्मक होंगी। और हमने बिंब अवतल दर्पण में कहाँ रखा है? बाएं साइड रखा है, अर्थात बिंब की अवतल दर्पण में जो बिंब की दूरी होगी, वो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। तो अवतल दर्पण में जो बिंब की दूरी होती है, वो
हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है। अब मान लीजिए कोई भी प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के अनुदिश इस प्रकार से इस दर्पण पर आपतित होती है। ऐसे ही ये कोई दूसरी प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के अनुदिश या मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से इस दर्पण पर आपतित होती है। आपतित होने के पश्चात ये प्रकाश किरणें इस प्रकार से परावर्तित हो जाती हैं। जब ये प्रकाश किरणें ऐसे परावर्तित होती हैं तो ये एक मुख्य बिंदु पर मिलती हुई ये प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं या अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं, जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरणें परावर्तित होने के पश्चात मिलती हैं। ठीक है, अब इस फोकस और इस ध्रुव के मध्य की जो दूरी है उस दूरी को क्या कहेंगे अपन, फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। अब देखो, अब ये जो अपनी फोकस दूरी है वो फोकस दूरी अवतल दर्पण में कौन सी साइड स्थित है, दाईं साइड स्थित है या बाईं साइड स्थित है, आप बताओ। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी है वो दर्पण के बाईं साइड स्थित है। कौन सी साइड में स्थित है, दर्पण के बाईं साइड में स्थित है। अर्थात अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, कौन सी दूरी, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो भी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ध्यान रखना, इनको दर्पण सूत्र निकालते समय ये बात अपन को याद रखनी है, वहाँ काम आने वाली है। तो देखो दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये इसके बाईं साइड स्थित होती है। अब नेक्स्ट देखिए, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया और ये इसका क्या हो गया, ध्रुव हो गया। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है उस दूरी को आप सभी जानते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अब ये जो वक्रता त्रिज्या है, ये जो रेडियस है, ये दर्पण के कौन सी साइड में स्थित है, दर्पण के बाएं साइड में स्थित है। अर्थात जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी वो भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या भी कैसी होती है अवतल दर्पण की, वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। कैसी होती है वक्रता त्रिज्या, ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये इसके बाईं साइड में स्थित है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये भी इसके बाईं साइड में स्थित है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के बिंब की दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अवतल दर्पण में क्या है। अगर इस अवतल दर्पण में जो वस्तु है अर्थात जो बिंब है, इस बिंब का प्रतिबिंब इस दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, इस दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण का जो बिंब का प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है तो उस प्रतिबिंब की दूरी होगी, अर्थात उस प्रतिबिंब और फोकस उस ध्रुव के मध्य की जो दूरी होगी उस दूरी को अपन कैसे लेंगे, धनात्मक लेंगे, क्योंकि ये इसके बाएं साइड में स्थित होगा। क्योंकि भाई अगर दर्पण का जो बिंब है, इस बिंब का प्रतिबिंब इस दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है अर्थात दाएं भाग में प्राप्त हो रहा है, तो दाएं भाग में हमें पता है कि दूरियां कैसी होती है, धनात्मक होती हैं। तो अवतल दर्पण के दाएं साइड में प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। अगर अवतल दर्पण में बिंब का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, पीछे प्राप्त होता है। ठीक है, अगर ये दर्पण का प्रतिबिंब इस अवतल दर्पण के आगे की ओर प्राप्त हो रहा है तो उसकी दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। कैसी होगी, ऋणात्मक। ठीक है, अगर ये जो प्रतिबिंब है ये अपना मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर ये प्रतिबिंब है, बिंब का जो प्रतिबिंब है वो सीधा प्राप्त होता है अर्थात की ओर प्राप्त होता है, तो वो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। क्योंकि मुख्य अपन ने कार्त चिन्ह परिपाटी में पढ़ा था ना कि इस प्रकार की जो दूरियां होती हैं उनको अपन कैसे लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, और इस प्रकार की जो दूरियां होती हैं उनको कैसे लेते हैं अपन, ऋणात्मक लेते हैं। अर्थात प्रतिबिंब जब सीधा बनेगा तो धनात्मक, उल्टा बनेगा तो ऋणात्मक दूरी
होंगी। ये अपना अवतल दर्पण हो गया, जिसमें कार्य चिन्ह परिपाटी में अवतल दर्पण में ये सभी मुख्य बिंदु आपको याद रखने हैं। अब ऐसे ही उत्तल दर्पण है, जिसमें अपन थोड़ा सा कार्य चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं। देखो अब आती है अपना उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में कार्य चिन्ह परिपाटी, ठीक है। देखो ये कोई अपना गोलीय दर्पण है। अब ये गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण कब बनेगा, जब इसके अपन अंदर वाले पृष्ठ पर, कौन से वाले पृष्ठ पर, अंदर वाले पृष्ठ पर रजत पॉलिश कर देंगे तो ये पृष्ठ कौन सा बन जाएगा, उत्तल गोलीय दर्पण, या ये युक्ति जो है वह उत्तल गोलीय दर्पण बन जाएगी। जब इस गोलीय दर्पण के अंदर वाले पृष्ठ पर क्या कर दी जाए, रजत पॉलिश कर दी जाए, तो इसका अंदर बाहर वाला जो पृष्ठ है वो पृष्ठ कैसे व्यवहार करेगा, परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा, और इस प्रकार जो युक्ति प्राप्त होगी वो युक्ति क्या होगी, उत्तल दर्पण होगी, है ना। अब इस उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र बिंदु है वो सभी को पता है क्या होता है, ध्रुव होता है। अब ये उत्तल दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग है, उस खोखले कांच के गोले का जो केंद्र होता है उस वो केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जो रेखा गुजरती है वो रेखा कौन सी रेखा होती है, मुख्य अक्ष होती है। कौन सी होती है, मुख्य अक्ष होती है। अब आती है इसमें कार्य चिन्ह परिपाटी के बारे में बात। देखो अब ये उत्तल दर्पण है तो कार्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार इस मुख्य अक्ष के अनिर्दिष्ट जो दूरियां होंगी वो सभी कहाँ से मापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। मतलब दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की जो दूरी है, इस दूरी को क्या बोलते हैं अपन, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वो भी कहाँ से मापी जाएगी, दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। इसका जो फोकस बिंदु होगा उस फोकस बिंदु की जो दूरी होगी वो भी कहाँ से मापी जाएगी, दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। तो दर्पण कोई सा भी हो, दर्पण में जो दूरियां होती हैं मुख्य अक्ष के अनुदिश वो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी सभी दूरियां मुख्य अक्ष के अनुदिश कहाँ से मापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। ठीक है। अब कार्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार दूसरी बात आती है कि जिस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना है उस वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। तो ये दर्पण का बायां भाग और ये इस उत्तल दर्पण का बायां भाग, सॉरी ये तो इसका बायां भाग और ये इसका दायां भाग। ठीक है। तो बिंब को कहाँ रखेंगे, बाईं साइड रखेंगे। तो ये क्या हो गई, इसकी बिंब हो गया। ठीक है। अब इसकी जो बिंब दूरी होगी वो कैसी होगी, इस ध्रुव के और इस बिंब के मध्य की जो दूरी होगी वो उत्तल दर्पण की क्या होगी, बिंब दूरी होगी। अब चूंकि ये बिंब दर्पण के बाईं ओर रखा है, कहाँ रखा है, दर्पण के बाईं ओर रखा है, तो ये बिंब दूरी जो होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। क्योंकि कार्य चिन्ह परिपाटी में दर्पण के बाईं ओर की जो सभी दूरियां होती हैं उन दूरियों को कैसे लेते हैं अपन, ऋणात्मक लेते हैं। चूंकि प्रतिबिंब और बिंब जो है इस उत्तल दर्पण में कहाँ रखा है, बाईं ओर रखा है, तो उत्तल दर्पण की जो बिंब दूरी होती है वो भी हमेशा कैसी होती है, उत्तल दर्पण की बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। बिंब दूरी हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में भी क्या होता है, बिंब दूरी कैसी होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी बिंब दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि बिंब इसके बाएं भाग में रखा है। ठीक है। इसलिए इसकी जो बिंब दूरी होगी अर्थात बिंब और ध्रुव के मध्य की जो दूरी होगी वो कैसी दूरी होगी, ऋणात्मक होगी, या उस दूरी को कैसे लेंगे अपन, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इस दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र जो है, इस ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की जो दूरी है जिसे क्या बोलते हैं अपन, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये जो दूरी होगी ये दूरी कैसी होगी, वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, उत्तल दर्पण की
धनात्मक होगी। क्यों होगी धनात्मक? क्योंकि इस उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या जो है वो दर्पण के दर्पण के दाएं भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण में? दर्पण के दाएं भाग में। और दाएं भाग पर स्थित जो दूरियां होती हैं वो कैसी होती है? धनात्मक होती हैं। अर्थात उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है कैसी होती है? वक्रता त्रिज्या जो होती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, धनात्मक होती है। अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरणें इस उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से आपतित हो रही हैं और आपतित होने के पश्चात ऐसे परावर्तित हो जाती हैं। ये उत्तल दर्पण में आपतित हुई और परावर्तित हो गई। ठीक है, अब यदि इन प्रकाश किरणों को अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये इस प्रकार से एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को इसका क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। और ये फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है उस दूरी को कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। अब ये फोकस दूरी भी दर्पण के कौन से भाग में स्थित है? दाएं भाग में स्थित है। अर्थात उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, कौन सी दूरी होती है? उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो भी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी कि उत्तल दर्पण में जो बिंब की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है और बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दर्पण के दाएं भाग में स्थित होने के कारण वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। अब इस उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, क्या बनते हैं? जो प्रतिबिंब बनते हैं वो दर्पण के पीछे की साइड बनते हैं। कहाँ बनते हैं? पीछे की साइड बनते हैं, अर्थात दाएं भाग में बनते हैं। अर्थात जब दर्पण के प्रतिबिंब दाएं भाग में बनेंगे तो जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी दर्पण में, उत्तल दर्पण में, वो कैसी होगी? हमेशा धनात्मक होगी, क्योंकि दाएं भाग में सभी दूरियों को कैसे लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। अर्थात जो उत्तल दर्पण होगा उस उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की जो दूरियां लेंगे वो कैसे लेंगे? अपन धनात्मक लेंगे। और इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कैसे बनता है? हमेशा सीधा बनता है, जिसके कारण उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो ये अपने कार्तीय चिन्ह परिपाटी उत्तल और अवतल दर्पण दोनों में अपन ने पढ़ ली। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के 4 पॉइंट आपको याद रखने, उन 4 पॉइंटों के आधार पर ही अपन अवतल और उत्तल दर्पण की कार्तीय चिन्ह परिपाटी को समझ सकते हैं। अब इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही अपन आगे बढ़ेंगे, जिसमें दर्पण के प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं या अवतल दर्पण का जो दर्पण सूत्र निकालेंगे वो उन सभी में ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी काम आने वाली है। तो इसको ध्यान से याद रखना और याद कर लेना। ठीक है, स्कूल में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। जो बच्चा नया एडमिशन करवाना चाहता है वो श्री राम आदर्श स्कूल में आकर अपना एडमिशन करवाए और अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित करें। धन्यवाद।